लिखिए डिफेक्ट्स इन टेलीस्कोप, डिफेक्ट्स इन टेलीस्कोप। नंबर 1, क्रोमेटिक एब्रेशन। ओके, अब आपको एक चीज मैंने बहुत पहले बताई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो a अपॉन लैम्डा प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर है ना, प्लस सी अपॉन लैम्डा क्यूब, इस तरह से आगे तक चलता जाता है। ओवरऑल ये हमें पता लग गया जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। नहीं यही है शायद, क्योंकि कोई फर्क नहीं उससे क्या है, ये थोड़ा ना याद करना है। सिर्फ आपको क्या लिखना है देखना, वेवलेंथ बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, तो बैंडिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर किसी लेंस से आप ये कहते हो कि आपने एक व्हाइट लाइट डाली है, अब व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं, विबग्योर, तो क्या होगा, कौन सी लाइट कम मुड़ेगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम मुड़ेगी तो ज्यादा दूर तक जाएगी, इस तरह से। जबकि जो ब्लू लाइट होगी वो ज्यादा मुड़ जाएगी। तो फोकल लेंथ फॉर द ब्लू लाइट एंड फोकल लेंथ फॉर द रेड लाइट दोनों क्या आएगी, अलग अलग, और इसके बीच में सारे कलर आएंगे, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबके लिए फोकल लेंथ अलग अलग आएगी। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। लिखिए इस बात को डायग्राम बना करके, the inability of a lens the inability of a lens to bring to focus different colors to a point is called chromatic aberration. The inability of a lens to bring to focus different colors to a point is called chromatic aberration. चलो पड़ेगा, hence Cassegrainian, Cassegrainian, hence Cassegrainian, Cassegrainian, hence Cassegrainian telescope is designed because it has mirror, और मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मिरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं होता ना, है ना प्रणव, मिरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। मिरर क्या होता है, उसमें कोई मीडियम से थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है, हाँ, तो बेंडिंग वाला काम ही नहीं होता, रिफ्लेक्शन का काम है। इट हैज मिरर विच डू नॉट हैव क्रोमेटिक एब्रेशन, विच क्या कह रहा है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, इट हैज मिरर विच डू नॉट हैव क्रोमेटिक एब्रेशन, सेकंड लिखिए स्फेरिकल एब्रेशन। spherical aberration, ओके, स्फेरिकल एब्रेशन। हाँ, अब देखो लेंस कैसा होता है, इस तरह का।
अगर आप बीच वाला पार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस है, जबकि यहां पर कर्व ज्यादा है यहां पर। तो जो लाइट रे यहां आती हैं इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज, और जो लाइट रे यहां आती है इनको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज। हो गया सही बेटा? देखना, तो जो मार्जिनल रेज आती हैं इनकी बेंडिंग ज्यादा होती है। वो तो सर इसलिए भी ना क्योंकि बीच में फोकल लेंथ ज्यादा है। और जबकि ये वाली लाइट रे हैं ये आगे जाकर के फोकस होती है। मतलब इतना डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा ही सही बट आता है। तो ये भी एक एब्रेशन होता है। ठीक है, लिखो इसको, बनाओ डायग्राम। तो ये वाली जो लाइट रेज होती हैं ये लेस डिफ्लेक्टेड है, जबकि ये मोर डिफ्लेक्टेड है। लिखिए इसमें, इनएबिलिटी ऑफ ए मिरर, इनएबिलिटी ऑफ ए मिरर और लेंस दोनों में होती है कर्वेचर का इशू, ये कर्वेचर की वजह से। और लेंस टू ब्रिंग टू फोकस पैरा एक्सियल, टू ब्रिंग टू फोकस पैरा एक्सियल and marginal rays to a point, marginal rays to a point is called spherical aberration। तो ये दूसरी कमी है, इसको आप दूर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ कम कर सकते हो, कर्वेचर थोड़ा सा बराबर करके एडजस्ट करके थोड़ा सा शेप चेंज करके कर सकते हो, बाकी इतना नहीं आएगा फर्क। और तीसरा लिख लीजिए, ये जो टेलीस्कोप होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लिखिए इसको, these telescopes are bulky in size, these telescopes are bulky in size, hence it is difficult to handle। हेडिंग डालिए, कैसीग्रेनियन टेलीस्कोप। इसमें क्या होता है, मिरर का यूज करते हैं, एक मिरर ये लेते हैं बड़ा सा और एक लेते हैं छोटा मिरर। इस बड़े मिरर को यहां से काट देते हैं इस तरह से। ये आपका आ गया कनकेव मिरर, पैराबोलिक होता है ये बेसिकली। और यहां पर इसमें लाइट डाली जाती है इस तरह से। और जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो ये इस पॉइंट पर फोकस होती है। हिल गया थोड़ा, सॉरी ना। इस तरह से अब इसके फोकस पर आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाएगी। इस तरह से। और यहां पर हमारे पास आईपीस होता है, यहां से आप देखते हैं। ये चीजें बनानी है ना पेपर में। जी 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 जी, वो काट देते हैं ऐसा डायग्राम देख के। ऐसा ही बना रखा है। लिखिए इसको, बनाइए। अरे समझ नहीं आया समझ नहीं आया मतलब इमेज सामने ही दिखेगा। यहां से देखोगे ना आप, इमेज तो वर्चुअल है, मतलब जैसे बाकी टेलीस्कोप बता रहा है कि मतलब इमेज कितनी दिख रही है उसमें। हाँ, रिफ्लेक्शन से पहले से आने वाली लाइट रे ये आती है, फिर ये। तो अब ये लाइट रे जहां से आ रही है वो दिखेगी ना आपको यहां पर। सिंपल सी बात। ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्टिव मिरर, ये है आपका सेकेंडरी मिरर। तो यहां तक था हमारे सिलेबस में, ठीक है। बट बैक एक्सरसाइज में कुछ एडवांस क्वेश्चन भी दे रखे हैं। और मिरर हट गया है,
इस साल। क्लियर? इससे पहले मिरर था और लेंस भी था, तो मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन के जो न्यूमेरिकल हुआ करते थे वो सारे मैं कराता था पीछे, बट इस साल वो हट गया है तो वो भी हट गया है। इवन उसमें भी एक न्यूमेरिकल है जो लास्ट में है, वो न्यूमेरिकल एक बार बोर्ड में आया हुआ है, और जिस साल ये बोर्ड में आया है उस दिन बोर्ड ने उसको बोनस भी करा है। इसका मतलब है मिरर और लेंस का कोई भी कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, पहली चीज। बट पीछे कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा दे रखी है, मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट मेथड के एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है शायद, और एरियल मैग्निफिकेशन का भी एक क्वेश्चन है पीछे, तो वो क्या होता है मैं आपको अलग से करा देता हूं। ठीक है, लिखिए नोट करके, और लिखिए फॉर बैक एक्सरसाइज ओनली। सर इस वाले उसमें इमेज कहाँ पे बनेगी, मतलब आंख में डायरेक्ट, और इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी तो मेरे हिसाब से यहां बनेगी इस जगह पर। भाई पहले वाले के लिए जो लाइट रे इधर आ रही है इससे टकरा करके, तो ये इमेज का काम करेगी, ठीक है, और ये इस वाले मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी रियल इमेज फिर आपकी आईज पर बनेगी। तो ये वाला इसकी इमेज यहां बनाएगा, और इसकी एक इमेज आपकी आंखों की रेटिना पे बना दी जाएगी। ओके, लिखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, ध्यान से समझना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, एट द एंड तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि डेरिवेशन पे हमें जाना नहीं है। सपोज कीजिए ये लेंस है, और यहां पर आपके पास इसका ऑब्जेक्ट है कोई, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस हो गई u, और इसकी कोई इमेज बन रही है यहां पर, ये डिस्टेंस हो गई v, और ये बन गया हमारे पास इमेज। अब आपने क्या करा, अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कह दी कैपिटल डी, ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस। अब आप इसको डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हो, यानी कि इस L1 लेंस को आप यहां ले आए, कितना खिसकाया आपने, स्मॉल डी खिसकाया, तो भी इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यही बनी है। ठीक है, क्योंकि आप यू चेंज कर रहे हो, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बनाइए डायग्राम और फिर लिखिए, इसमें इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज रिमेन सेम फॉर द टू TWO, फॉर द टू पोजिशंस ऑफ सेम लेंस, तो फॉर लेंस 2 1/f 1/b माइनस 1/u लगाते हैं। जब आप इसको उठा करके यहां लाए तो v कितना हो गया, u प्लस डी, सॉरी u कितना हो गया, कुछ भी है। अगर ये यहां आ गया तो v कितना हो गया, v माइनस डी, इसको v डैश कहते हैं, ऐसे तो साइन कन्वेंशन लगेगी, बिल्कुल लगेगी, v माइनस डी, ठीक है, और u कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक u प्लस डी। जब ये दोनों वैल्यू आप ऊपर रखोगे और मैथ्स लगानी शुरू करोगे, और एक इसमें अजम्पशन है v माइनस यू, v में से u माइनस कर दोगे, है ना, इज इक्वल टू डी, और v प्लस यू इज इक्वल टू कैपिटल डी। v प्लस यू तो कैपिटल डी दिख ही रहा है, और v माइनस यू करोगे। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास फोकल लेंथ निकल करके आती है डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d, और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना है। लिखिए ना। हाँ हाँ
क्या करो, लिखो। ये समझ नहीं आ रहा, मतलब जैसे ये कहा कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज रिमेन्स सेम, मतलब इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं करी है, इसको लेंस को इधर से बस इसको इधर से इधर करा है तो भी इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, करके देखोगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि यू चेंज कर रहे हो तो वी भी चेंज हो रहा है। पूरा एक एक्सपेरिमेंट है ये। इनकी पोजीशन चेंज नहीं, बट यहाँ से मतलब इस लेंस से डिस्टेंस चेंज। हाँ, लेंस को चाहे यहां रखूं या इधर कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो देखो आपके पास है, ऑब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे फिक्स कर दिया है, तो इमेज बन रही है यहां से 10 सेंटीमीटर पर, और जब इसको आगे खिसकाया तो यहां से 8 सेंटीमीटर पर बन रही है, यानी कि 2 सेंटीमीटर खिसका दिया आपने, सीधी सी बात है। कैपिटल डी क्या है यहां पर, लिखिए, है कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। पॉजिटिव आनी चाहिए फोकल लेंथ, ये बात याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस है, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दूसरा लिखिए स्मॉल डी के लिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस। लिखिए इसमें सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन और एरियल मैग्निफिकेशन। और ये इतनी आसानी से निकलता नहीं है, इससे मैं बता रहा हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवाया ये। बट आपको पता, ये आप हटा भी दो ना तो भी मेरे लिए ज्यादा मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये बताना था कि इसमें हम जब मेरे लेंस फार्मूला का यूज करते हैं तो ये रिलेशनशिप आता है, सिर्फ ये याद रखना है आपको, और कंडीशन याद रखना बस। सर ये भी नोट का ही पार्ट है तो हाँ हाँ नोट लिख दो, दूसरा नोट। मतलब जो हाँ जी, सपोज कीजिए ये आपके पास कोई मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है 2D में, और इसकी एक इमेज ये बनती है। अगर आप बोलोगे इसकी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्रेड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है लेंथ ऑफ इमेज, ब्रेड्थ ऑफ इमेज। जब आप मैग्निफिकेशन कहते हो तो इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, है ना, और ब्रेड्थ के हिसाब से इमेज की ब्रेड्थ और ऑब्जेक्ट की ब्रेड्थ। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर LI BI LO, यानी कि ये हो गया एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। एंगुलर तो है ही नहीं, एंगुलर तो हमने वहां पढ़ा था। लिख लीजिए इसको। तो इसे एरियल मैग्निफिकेशन नहीं बोलते। हाँ तो बोल, अब एम स्क्वायर को बोल सकते हो ना, एम को नहीं बोल सकते। मैं एम को बोल रहा हूं कि एम क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। हाँ सपोज करो, क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? हाँ? अच्छा, किसकी मम्मी का? मामा। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और ये आपको ऐसा दिखता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज आपको आंखों से ऐसे दिखती है। इस डिजीज को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता। लिखिए इस बात को, 10th में बताया था मैंने। इफ अ पर्सन cannot differentiate between vertical and horizontal lines and distances, between vertical and horizontal lines or distances, it is called as astigmatism. Then this distance is called as astigmatism. Next line say, it is cured by cylindrical lens.